सरकार जो हर हॉस्पिटल में करीब करीब, ये सिविल हॉस्पिटल हर डिस्ट्रिक्ट में ही होता है, तो उससे कितना बेहतर हो सकता है आपके हॉस्पिटल? उसमें कुछ कलकत्ता के अंदर काम कर रहे हैं, जहाँ ऑलरेडी कुछ हॉस्पिटल्स बना हुआ है जो नहीं चल रहा था, उनको हम लोगों ने टेक ओवर। ऐसा नहीं, सरकारी हॉस्पिटल्स में जितनी भी मेडिकल कॉलेजेस बता रहे हैं आप, SG विजय, राममनोहर लोहिया, ये लोग अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ओवर क्राउडेड है ना। ट्रीटमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं है ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। बाहर से भी, इंडिया के बाहर से भी लोग आके इंडिया में ट्रीटमेंट करा रहे हैं। नहीं, लेकिन मिडिल ईस्ट से भी लोग आते हैं, बांग्लादेश से भी आते हैं। तो यहाँ पे एक मुझे समझ आता है कि एक टीम की जो तालमेल है उसकी कमी है। अदरवाइज हमारे यहाँ बेड की कमी नहीं है, आगे काम किए जाते हैं। नहीं, तो आपने क्या क्या कमियां देखी नॉर्मली जो है अपने आप किसी को केस स्टडी बना लीजिए। सब में आपका लाइसेंस होता है, जो लाइसेंस है वही मशीन यूज़ कर सकते हैं। मशीन में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन हाँ, कब कौन सा मशीन खरीदना है, कौन सा डिपार्टमेंट चला रहे हो, तो सपोर्टिंग मशीन्स नहीं होने के बाद थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आता है। और बट भगवान तो है ही हो, क्योंकि एक मरीज आता है, मरीज आके उसके अंदर अंदर क्या है किसी को पता नहीं, उसको खुद को पता नहीं। डॉक्टर उसको पहले स्कैन करता है, टेस्ट करता है, उसके बाद पता चलता है इसके अंदर ट्यूमर है या इसके अंदर कैंसर है। उस चीज़ को फिर ऑपरेशन करता है, निकालता है, फिर उसको उसी तरह से सब कुछ करने के बाद हॉस्पिटल अपने खोल लिया, सब वर्किंग कैपिटल अगर आपके पास नहीं है तो वहाँ फेलियर होने का चांसेस 99। नमस्कार साथियों, शब्द रंग में आपका स्वागत है। आज एक खास प्रोग्राम है। खास प्रोग्राम ये है और यूँ है कि आज आप हमारे जो गेस्ट हैं, नाम भी बताता हूँ, उनके साथ जब हम बात करेंगे तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और ख़ास तौर से मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए लोग ध्यान से देखें, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर में हॉस्पिटल्स की, टेस्टिंग इक्विपमेंट्स की बहुत कमी है। तो वो हम लोग एक प्लान लेके आ रहे हैं, हमारे अशोक सेन साहब। वो प्लान आप देखिए और उसको समझिए कि किस तरह से एक प्लान है हमारे युवा उद्यमी के पास, एंटरप्रेन्योर के पास, जिससे देश के हालात बदले जा सकते हैं, देश के हालात में मूलभूत सुधार किया जा सकता है। और ख़ास तौर से आज हम लोग बात करेंगे स्वास्थ्य सेक्टर की। और मैं चाहूँगा कि हमारे उप मुख्यमंत्री जी, हम लोग उत्तर प्रदेश में शूट कर रहे हैं, ब्रजेश पाठक जी इस प्रोग्राम को देखें। मैं चाहूँगा कि स्वास्थ्य सचिव और पूरा महकमा, पूरा अमला इस प्रोग्राम को देखे और अगर हमारी बात उनको कहीं से भी पसंद आती है तो हमें आशीर्वाद दें, ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें फंड नहीं चाहिए, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। तो स्वागत है अशोक जी, अशोक सेन साहब। बताएं आप कि किस तरह से हम लोग प्लान लेके आ रहे हैं। देखिए, पहले तो धन्यवाद आपके इस चैनल को, तो आज आपने हमें मौका दिया है। तो एक छोटा सा मुलाकात में आपने हमें मौका देने का धन्यवाद। काफ़ी टाइम से मैं हेल्थ केयर में हूँ, कोई सारे हमारी छोटे छोटे कंपनी हैं। अभी हम एक छोटे से कंपनी में हैं, एक CEO की पोजीशन में है, एमरोल्स मेडिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कोई सारे क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग हॉस्पिटल्स बनाते हैं, उसके सारे डिज़ाइन से लेके पूरे टीम है हम लोगों के पास। हॉस्पिटल के डिज़ाइन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, आपका मशीनरी से लेके, मैन पावर से लेके, किस तरह से हॉस्पिटल चलेगा, ये सब चीज़ों में हम लोग अभी काम कर रहे हैं। तो अशोक जी, आप ये बताइए कि मान लीजिए मैं एक हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ और मेरे पास फाइनेंसेस हैं और मेरे को लगता है कि मेरे एरिया में हॉस्पिटल की ज़रूरत है, मेरे एरिया में हॉस्पिटल की कमी है। तो एक अगर हम 100 बेड का हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं तो हमें कितना रुपया होना चाहिए हमारे पास, हमारे फाइनेंसेस क्या होने चाहिए, ताकि एक 100 बेड का हॉस्पिटल बहुत आराम से रन कर सके। देखिए, पहले तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा एरिया में हैं।
आप टायर 1 में है, टायर 2 में है, टायर 3 में है। अगर नहीं, आप लैंड कास्ट को छोड़ दीजिए, आप, क्योंकि लैंड कास्ट विल वैरी, लेकिन अगर आप लैंड कास्ट को छोड़ देते हैं तो सिविल स्ट्रक्चर कास्ट से आप शुरू करिए। देखिए टायर 1 में कॉस्टिंग आपका थोड़ा सा ज़्यादा आता है, क्योंकि वहाँ पे एक फैसिलिटी देना पड़ता है जिसमें कि आपको ए क्लास में ले जाना पड़ता है। अगर आप टायर 2 में है तो थोड़ा सा कॉस्टिंग कम आता है, टायर 3 में थोड़ा और कॉस्टिंग कम आता है। देखिए, ज़रूरत तो टायर 1 में तो बहुत सारे हॉस्पिटल भी हैं, बहुत सारे चेन भी हॉस्पिटल्स की काम कर रही है। अगर हम लोग बात करें कि ज़रूरत हमें कहाँ है, जो फिजिबल भी हो, जहाँ पे जैसे टायर 2 या टायर 3 अगर हम सिटीज़ में बात करें, तो वहाँ पे मेरे को जो लगता है कि अगर हमारे पास सुल्तानपुर का आदमी है, बाराबंकी का आदमी है, तो अल्टीमेटली लखनऊ ही आएगा। तो अगर कुछ ऐसा प्लान हम लोग कर लें कि सुल्तानपुर का आदमी सुल्तानपुर में रहे, फैजाबाद का आदमी फैजाबाद में रहे, सेल्फ सफिशिएंट अगर हम उस डिस्ट्रिक्ट को करें, तो अभी हम एक टायर 2 डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, वहाँ के लिए फिजिबल प्रोपोजिशन क्या है? देखिए टायर 2 में अगर हम लोग हॉस्पिटल्स बनाते हैं तो मोटा मोटी 100 बेड में जो कॉस्टिंग आता है वो करीब करीब ये मान के चलिए 25 से 30 करोड़ के आसपास का कॉस्टिंग आ जाता है। ओके। जिसमें मोटा मोटी कंस्ट्रक्शन एरिया 40,000 स्क्वायर फीट का होना चाहिए, और मोटा मोटी सारे सुविधा होना चाहिए जिसमें कि सिटी स्कैन हो, पैथोलॉजी, ब्लड बैंक, रेडियोलॉजी, ओटी, आईसीयू, अच्छे डॉक्टर्स होना चाहिए, अच्छा मेडिकल स्टोर होना चाहिए। ये सारी चीज़ होने से बात क्या होगी, जो पेशेंट है ये जिसको आप कहते हैं कि सुल्तानपुर से लखनऊ आना पड़ता है, वो लखनऊ आना नहीं पड़ेगा, वो सारे सुविधा आपको वहीं पे मिल जाएगा। ओके, तो ये हॉस्पिटल जो आप बता रहे हैं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, सुपर मल्टी स्पेशलिटीज हॉस्पिटल तो नहीं होंगे? देखिए या जनरल हॉस्पिटल जैसे होते हैं हमारे यहाँ, सरकार जो हर हॉस्पिटल में करीब करीब, ये सिविल हॉस्पिटल हर डिस्ट्रिक्ट में ही होता है, तो उससे कितना बेहतर हो सकता है आपके हॉस्पिटल? देखिए सिविल हॉस्पिटल भी अच्छा है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी उससे बेटर है, बट क्या होता है कि सिविल अस्पताल में एक सिस्टम बना होता है कि डॉक्टर्स का जो टाइमिंग है उस टाइमिंग में आएगा, ठीक है। उसकी जो आपका एडमिशन सिस्टम है वो 24/7 काम कैसे करता है, ये मैं सरकारी अस्पताल में इतना नहीं जानता हूँ। प्राइवेट में क्या 24/7 आपका देखिए बोर्ड लगा रहता है, 24/7 सब जगह है, बट प्राइवेट में एक निजी दायित्व होता है, उनके पास एक हायरार्की टीम होता है जिसमें कि आप कभी भी पेशेंट आते हैं तो लोग वहाँ आके उसको ट्रीट करता है। इमीडिएट अगर कोई भी इमीडिएट इमरजेंसी हो, कोई ट्रॉमा केसेस हो, तो प्राइवेट में फटाफट उस चीज़ को किया जाता है जी। तो इसलिए जो टायर 2 में आपका जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है अगर बेहतर हो तो जो पेशेंट है उसको इमीडिएटली सपोर्ट मिलेगा। नहीं, अगर आपने सर्वे किया होगा, आप चूँकि हॉस्पिटल लगा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आपने यूपी में सर्वे किया या आपने नहीं भी किया है, तो जहाँ पे भी आप किस डिस्ट्रिक्ट में आपने कौन सा हॉस्पिटल अभी ऑपरेट किया है जो ऑपरेटिंग है? देखिए अभी हम लोग बंगाल क्षेत्र में और झारखंड क्षेत्र में काम कर रहे हैं जी। ठीक है। वेस्ट बंगाल में कुछ एरिया में हम लोग जैसा वेस्ट बंगाल में मेट्रोज़ में काम कर रहे हैं अभी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं कर रहे हैं। मेट्रोज़ में कुछ कलकत्ता के अंदर काम कर रहे हैं जहाँ ऑलरेडी कुछ हॉस्पिटल्स बना हुआ है जो नहीं चल रहा था, उनको हम लोगों ने टेक ओवर किया है। जी। टेक ओवर बोले तो हम लोग मैनेजमेंट टेक ओवर किया है, उसमें जैसे कि हम लोग डॉक्टर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो उनका कंप्लायंसेस कर रहे हैं, उसमें क्या क्या मशीनरी अपडेट करना है वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जिससे कि हॉस्पिटल को और बेहतर चलाया जा सके। उसी तरह झारखंड में हम लोग क्या कर रहे हैं, झारखंड में भी कुछ हॉस्पिटल्स जो नहीं चल रहा था तो हम लोग ने हॉस्पिटल को लीज पे लिए है। लीज पे लेने के बाद उसको मॉडिफाई किया है, मॉडिफाई करके उसको बेहतर सेवाएं दे रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो आपको क्या कारण लगता है कि किसी ने इतना इन्वेस्टमेंट करके जो है कोई हॉस्पिटल खोला, और जबकि आप मरीजों की हालत ये देखिए कि हर जगह एम्पिल मात्रा में मरीज हैं, सरकारी अस्पताल जो है उस तरह की सेवाएं कैटर नहीं कर पा रहे हैं। आप यहाँ का ही उदाहरण लीजिए, अगर आपको राम मनोहर लोहिया में भर्ती होना है या आपको ये अपना जो हॉस्पिटल है पीजीआई में भर्ती होना है या इवन आपको किसी भी हॉस्पिटल में भर्ती होना है, तो सबसे बड़ा काम ठीक होने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम होता है
कि आप उसको एडमिट करा पाएँ। कई बार ऐसा होता है स्वास्थ्य मंत्री जी से सिफारिश की जाती है, उसके बाद भी भर्ती नहीं हो पाते हैं पेशेंट। तो और समय होता है इमरजेंसी में जो रखते हैं कि साहब इमरजेंसी में रख दीजिए, अगले सवेरे देखेंगे। तो इमरजेंसी में क्या है, आपको भर्ती कर लिया और अल्टीमेटली जो है आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर इमरजेंसी में नहीं शुरू हो पाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि इमरजेंसी में रखा गया आपको और अल्टीमेटली आपको बेड नहीं मिला और आपको वापस जाना पड़ा। तो जब इतनी मारामारी है तो प्राइवेट अस्पताल चले कैसे नहीं और क्यों नहीं चल पाए? क्या उनके अंदर जो है ऐसा बॉटलनेक्स आपने देखा जो अब जब आप स्वयं मैनेज कर रहे हैं तो आपने उसमें क्या दूर किया? नहीं देखिए, गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है कि आपका ट्रीटमेंट नहीं मिलता। बेड्स देखिए, लिमिटेड बेड है, लिमिटेड बेड वो लोग प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं, सरकारी हॉस्पिटल्स में जितनी भी मेडिकल कॉलेजेस बता रहे हैं आप, SGBJ, राम मनोहर लोहिया, ये लोग अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ओवर क्राउडेड है ना, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा उनको काम करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि इफ़ यू कैन पे, और पे करने वाली बात भी अभी नहीं रह गई है। अगर आपके पास मोदी जी की जो योजनाएं चल रही है, आयुष्मान चल रहा है, तो आपके पास पैसे भी हैं, लेकिन आपके पास बेड नहीं हो पा रहा है क्योंकि कैपेसिटी नहीं है सरकार की। लगातार अस्पताल बन रहे हैं, नहीं देखिए, लेकिन मोदी उससे ज़्यादा मरीज बढ़ रहे हैं। देखिए, मोदी जी आने के बाद काफ़ी मेडिकल कॉलेज को आसानी से परमिशन दिया है और मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ा है आज के डेट में। जो आज से 10 साल पहले या उससे भी पीछे जाइए तो मेडिकल कॉलेजेस कम था, आज मेडिकल कॉलेज काफ़ी हो गया। जिस वजह से ऐसा नहीं कि ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, ट्रीटमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं है ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। बाहर से भी, इंडिया के बाहर से भी लोग आके इंडिया में ट्रीटमेंट करा रहे हैं। नहीं, लेकिन मिडिल ईस्ट से भी लोग आते हैं, बांग्लादेश से भी आते हैं। नहीं, तो ऐसा नहीं है। वो चीज़ तो मैं मान रहा हूँ। मेरा भी एक प्राइवेट अस्पताल है, 42 बेड से 70 बेड हो रहा है, और हमारे यहाँ लगातार पेशेंट होते हैं, फुल्ली पैक्ड रहता है, वेटिंग में रहता है। हमारी प्राइवेट की ये हालत है। तो सरकार नेचुरली जो है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, तो उनके पास तो मरीज आएंगे ही। लेकिन साहब असली पोजीशन ये है सच कि जितने पेशेंट हैं उतने बेड्स नहीं हैं। और इस कंडीशन में अगर आपके अस्पताल को किसी ने बनाया और वो नहीं चल पा रहा है, तो क्यों नहीं चल पा रहा, ये क्या स्टडी की आपने, वो बताइए। देखिए, टोटल जो आज की डेट में कोई भी काम करे उसमें टीम वर्क होता है। जहाँ पे टीम फेलियर है वहाँ पे काम या हॉस्पिटल, कोई भी इंडस्ट्री फेल होता है। तो मेरे समझ में आता है कि जहाँ अच्छा टीम नहीं है या टीम के अंदर एक तालमेल नहीं है, तो हॉस्पिटल के कुछ भी बिजनेसेस है वो नहीं चल पाता। बिजनेस बोलना ठीक नहीं है, हॉस्पिटल एक सर्विस इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे एक मुझे समझ आता है कि एक टीम की जो तालमेल है उसकी कमी है। अदरवाइज हमारे यहाँ बेड की कमी नहीं है, बेड भी है, अच्छे हॉस्पिटल्स भी है, लेकिन कोई बार डॉक्टर्स के आदान प्रदान जो तालमेल है वो नहीं बैठा पाते। या तो प्रोमोटर्स है, या तो इन्वेस्टर है, या जो ऑनर है वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, या कोई अच्छे कंसल्टेंट नहीं मिलता है, जिस वजह से क्या है उसकी समस्या दिखाई देता है। तो आप लोग बेसिकली सपोज कीजिए कि मेरा हॉस्पिटल है और मैं उस ढंग से नहीं चला पा रहा हूँ, और मैंने आपको हायर किया एज ए कंसल्टेंट कि आप सब ऑपरेट करिए। तो व्हाट यू डू, पहले तो आप स्टडी करेंगे क्या क्या बॉटलनेक्स है। तो आपने जब स्टडी किया होगा तो आपको क्या दिखा होगा कि क्या प्रॉब्लम्स है वहाँ? देखिए, पहले हमारा टीम आता है, एक गैप एनालिसिस करता है कि क्या क्या कमी है। कमी होने के बाद हमारा एक टीम बनाते हैं जिसमें सारे लोग रहते हैं। इसमें HR भी होते हैं, फाइनेंस भी होते हैं, परचेज भी होते हैं, बायोमेडिकल भी होते हैं, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट भी होते हैं, मेडिकल डायरेक्टर, MS, ये सारे टीम्स आते हैं। फिर एनालिसिस करने के बाद पता चलता है कि इसमें कमी क्या है, उस कमी को दूर करके आगे काम किए जाते हैं। नहीं, तो आपने क्या क्या कमियां देखी नॉर्मली जो है अपने आप किसी को केस स्टडी बना लीजिए कि जिस हॉस्पिटल का आपने मैनेजमेंट लिया अपने हाथ में, तो हम लोग इधर उधर की बात छोड़ के एक केस स्टडी हमको एक ब्रीफ में बताइए कि आपने ये अस्पताल लिया, उसमें क्या क्या कमी थी और आपने उसको दूर किया तो कैसे दूर किया। देखिए, जो हॉस्पिटल्स अभी हम लोगों ने लिया वहाँ पे क्या है कि प्रॉपर जैसे नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, वो नहीं था तो प्रॉपर नहीं था। तो पहला काम हमने उस पर किया है। उसके बाद क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए है, क्योंकि सारे काम आप नहीं कर सकते हो। तो उसमें हम लोग जैसे छोटे छोटे डिपार्टमेंट में गायनिक किया है, पीडियाट्रिक में किया है,
उसके बाद हमने जनरल सर्जरी में किया है, मेडिसिन में किया है। तो इस तरह के छोटे छोटे हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाया, उससे अच्छा रिस्पॉन्स आया और पेशेंट को हम लोग कम से कम टाइम के अंदर डिस्चार्ज किया कि पेशेंट आया, पेशेंट को अच्छा टेस्ट मिल गया, अच्छा मेडिसिन मिला है, अच्छे डॉक्टर किया, तो इमीडिएटली पेशेंट ठीक होकर चला जाए। यहाँ पे 5 दिन रखना पड़ता है, 3 दिन में पेशेंट चला जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हम लोगों के लिए। तो बेसिकली आपने मैन पावर के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया। और क्या किसी अस्पताल में आपको मिला कि यहाँ पे मशीनरी ऑब्सोलीट खरीद ली गई है या मशीनरी ऑब्सोलीट हो गई हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, लेटेस्ट मशीनरी चाहिए, तो क्या इस पे भी आपको कहीं पे दिखा इस तरह का? देखिए ये बहुत छोटा सा बात है, इसमें मशीनों का कोई रोल नहीं। मशीन तो आप जब चाहे तब आ जाता है और मोटा मोटी सब जगह जो मशीन का स्टैंडर्ड है वो सबके एक ही है, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत कंपनी वेरिएशन होता है, कोई थोड़ा सा लो बजट में आता है, कोई थोड़ा हाई बजट में आता है। तो मोटा मोटी सब मशीनें काम करता है, सब FDA अप्रूव्ड होता है, सब में आपका लाइसेंस होता है। जो लाइसेंस है वही मशीन यूज़ कर सकता है। मशीनों में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन हाँ, कब कौन सा मशीन खरीदना है, कौन सा डिपार्टमेंट चला रहे हो, तो सपोर्टिंग मशीन्स नहीं होने के बाद थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आता है, लेकिन वो बहुत कम टाइम के अंदर सेटल हो जाता है। जी, तो बेसिकली जो फोकस है वो मैन पावर पे अच्छे डॉक्टर्स आप जो है प्रोवाइड करा देते हैं किसी भी हॉस्पिटल को, अच्छे आप पैरामेडिकल स्टाफ प्रोवाइड करा देते हैं, या जो हॉस्पिटल में ऑलरेडी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको आप ट्रेन करते होंगे प्रॉपर, या आप कहीं से कंसल्टेंट डॉक्टर भी अरेंज करते होंगे। तो इस तरह से बेसिकली जो डील है वो मैन पावर में आपने डील किया और मैन पावर आपका थ्रू हो गया, तो अस्पताल जो है मोटे तौर पे चल पाता है। लेकिन जिस तरह से कोई बिजनेस की अगर हम बात करें, नेचुरली अस्पताल लीजिए, सर्विस इंडस्ट्री, वो सेवा भाव के लिए है, वहाँ पे फाइनेंशियल कंसिडरेशन उस ढंग से नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी अल्टीमेटली कोई भी हॉस्पिटल एक प्रोजेक्ट है, किसी भी बिजनेस है वो सेवा भाव के अपार्ट सेवा भाव, अल्टीमेटली अगर वो बिजनेस, वो एंटरप्राइज जिंदा रहेगा तभी तो वो सेवा कर पाएगा। देखिए तो हॉस्पिटल उसको फिजविल करने रखने हॉस्पिटल के लिए, मतलब आप समझिए कोई आदमी अपना दुख को लेके आता है, जी, चाहे वो कोई सर्जरी कराने आए, चाहे कोई बीमार हो, वो पहला उसको क्या है कि उसका एक दर्द है, वो दर्द लेके आपके पास पहुंचता है। अब उस दर्द को कितना हल्का करके उसको, उस दर्द को आप क्या बोलते हैं, अच्छे करके बेहतर करके उसको निकालना है। एक खुशी आपके यहाँ से आके वो चला जाए कि पता ना डॉक्टर एक भगवान है। और बट भगवान तो है ही वो, क्योंकि एक मरीज आता है, मरीज आके उसके अंदर क्या है किसी को पता नहीं, उसको खुद को पता नहीं। डॉक्टर उसको पहले स्कैन करता है, टेस्ट करता है, उसके बाद पता चलता है इसके अंदर ट्यूमर है या इसके अंदर कैंसर है। उस चीज़ को फिर ऑपरेशन करता है, निकालता है, फिर उसको उसी तरह से स्टिच करके उसको बंद भी करता है, बंद करके उसको नहीं, मैं वो तो आपने एक प्रोसीजर बता रहे हैं, वो नेचुरल है कि सबके साथ कभी न कभी बीमार पड़ा होगा, हॉस्पिटल गया होगा, वो तो सबको मालूम है। एक फिजिबल प्रोपोजिशन बनाने के लिए देखिए क्या है कि फंडामेंटल ऑफ बिजनेस जो है लैंड लेबर कैपिटल इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी तक जो हम लोगों ने बात कर लिया कि लैंड की, तो चलो हमने छोड़ दिया कि हर सिटी में अलग अलग तरह से होंगे। लैंड मीन लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, एक जब आप प्रोजेक्ट किसी का डिजाइन करते हैं तो हमें लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि एक टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी होनी चाहिए प्रोजेक्ट। हम पहले मार्केट को सर्वे करते हैं, मार्केट सर्वे करके ये देखते हैं कि यहाँ पे पेशेंट है किस टाइप का और पेइंग कैपेसिटी किस टाइप का बीमारी है। देखिए हर जगह का बीमारी अलग अलग है जी। आप जैसे कि अगर मान के चलिए जहाँ पे झारखंड है हमारा, जैसे कोयला वगैरह है, जहाँ पे खनिज है, वहाँ पे बीमारी अलग मिलेगा, ठीक है। लंग्स जहाँ पे बंगाल में खान पान है पेशेंट अलग मिलेगा, वहीं पंजाब चले जाइए अलग मिलेगा, वहीं बीकानेर चले जाइए अलग मिलेगा। हर स्टेट का अलग अलग पेशेंट आता है, ठीक है। हर जगह एक टाइप का पेशेंट नहीं आएगा। तो आप विजिबिलिटी जब तक मार्केट सर्वे नहीं करेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली किस प्रोसेस में आपको जाना चाहिए। आप जहाँ पे किडनी पेशेंट ज़्यादा है, आप मान के चलिए वहाँ पे आप कहते नहीं हमको किडनी की जगह नहीं करके हमको स्पाइन का करना है, तो आपका वहाँ विजिबिलिटी नहीं निकलेगा। कहीं पे कार्डियक पेशेंट ज़्यादा है, अगर वहाँ पे आप सोचें कि कैंसर का करें तो आपका हॉस्पिटल नहीं चलेगा। तो ये हम लोग सर्वे करते हैं, सर्वे करके ये देखते हैं कि हाँ यहाँ पे क्या करना चाहिए। उसी तरह हम जाके आगे बताते हैं कि ये रिपोर्ट से ये है, इस रिपोर्ट को देख के आगे काम करिए। वो जो सुन लेता है उसको चल जाता है।
कुछ लोग अपना सुनता नहीं, हमने ये सर्वे किया, हमारे पास इस टाइप का पेशेंट आता, तो उस हिसाब से करे। कंसल्टेंट कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो इन्वेस्टर है तो आपको इन्वेस्टर का सुनना पड़ेगा। जी नहीं, जैसे कि कई बार ऐसा भी होता है, और ख़ास तौर से जो बिगनर्स होते हैं, जब कोई हॉस्पिटल की शुरुआत किया उन्होंने, और इवन इन एनी इंडस्ट्री, तो मैं ये देखता हूँ कि जो दो तरह के कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, एक कैपिटल, और दोनों ही फिक्स एसेट्स हैं, लाइक कि आपने बिल्डिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया और आपने मशीनरी के ऊपर कम पैसा खर्च किया, तो जब टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, देखिए सर्व तो डेट आपके पास होगा, उस डेट को सर्व तो करना है कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से ही सर्व करना है। तो कुछ आपने ऐसे भी पैरामीटर्स क्या जो है डेवलप कर रखे हैं कि जिससे ये पता चले कि इस शहर के अंदर हम करने जा रहे हैं तो यहाँ पे 10 करोड़ की बिल्डिंग हमको चाहिए, या हम 8 करोड़ में ही कर दें इसको, ताकि 2 करोड़ रुपए पे हमारा जो है इन्वेस्टमेंट कम हो और डेब्ट सर्विस हो जाए। तो फोकस जो इकोनॉमिक्स निकालना है, आपको फिजिबिलिटी निकालना है, तकनीकी रूप से वो फिजिबल हो, आर्थिक रूप से वो फिजिबल हो, इसीलिए हर प्रोजेक्ट में बोला जाता है टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। तो उसके ऊपर सर्वे वर्वे तो एक पार्ट है इसको फिजिबिलिटी निकालने के लिए, तो वो सारी चीज़ें आप वर्कआउट करते हैं। देन यू सजेस्ट मशीनरी कि इस तरह की मशीन, इस तरह की मशीन, इस तरह की मशीन, कहीं पे अगर आप 8 ईयर सिटी में लगा रहे हैं तो कोई मशीन 10 करोड़ की हो सकती है, तो वही मशीन आप छोटे शहर में कर रहे हैं तो 5 करोड़ रुपए की होगी। देखिए इसको क्या बजट, फर्स्ट तो बजट बनाना पड़ता है कि आपके पास बजट कितना है। बजट में सबसे बड़ा काम क्या है कि आफ्टर सब कुछ करने के बाद, हॉस्पिटल आपने खोल लिया, सब वर्किंग कैपिटल अगर आपके पास नहीं है तो वहाँ फेलियर होने का चांसेस 99% है। हम लोग क्या करते हैं कि आपके पास बजट कितना है, अगर आपका 100 रुपये बजट है तो आप 70 रुपये खर्चा करें, 30 रुपये आप वर्किंग कैपिटल के रखें। और खर्चे कहाँ कम करना, किस तरह से करना, सारा डिपार्टमेंट एक साथ नहीं लाना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो हम लोग गाइड करते हैं कि आप काम करिए, पहले 2 डिपार्टमेंट से शुरू करिए जी, आपकी लोन का EMI भी कम हो, लाइबिलिटी बढ़ जाता है, हॉस्पिटल चलते क्या हो एकदम खर्चा आता है। जी, तो ये कई बार क्या होता है कि ऑनर थोड़ा सा गलती कर लेता है तो जिसके बस में वो चल नहीं पाता। हॉस्पिटल में एक टाइम लगता है, मोटा मोटी 1000 डे से लेके 2000 डे के आसपास आता है ब्रेक इवन आने में। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड नॉर्म है। 3 साल से लेके 6 साल तक। नहीं 1000 डे से 2000 डे, आप इसको ईयर के कैलकुलेशन करिएगा तो मोटा मोटी ये 3 से 5 साल हो गया। 5 साल लग जाता। जी, उसके बाद आप एक अच्छा उसमें आ जाते हैं। लोग क्या करते हैं कि डे 1 से खुले तो हमको कल से पैसा चाहिए, चीज़ें हमारा मैनेज हो, तो ये संभव किसी भी बिजनेस में नहीं है। बिजनेस तो टाइम लेता है। देखिए टाइम ब्रेक इवन आने में आपका कहने का मतलब है कि साथियों ध्यान दीजिए, अगर आप लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और आप हॉस्पिटल एक सेवा भाव से खोलना चाहते हैं, नेचुरली कि आपका पैसा जो लगा है वो भी वापस आना चाहिए और आपको कुछ मिलना भी चाहिए, क्योंकि वही आपका बिजनेस हो जाएगा, वही आपका ब्रेड एंड बटर हो जाएगा। तो 50 करोड़ रुपए के आसपास के इन्वेस्टमेंट को आप 3 से लेके 5 साल तक होल्ड करने की पोजीशन में हैं, तो आप इस काम को करिए। और 3 से 5 साल बड़ा पीरियड नहीं होता है, आपके डेब्ट सर्विस तो होता रहेगा। आपको पैसे आपकी जेब में नहीं आएंगे, वो बैंकर को जाएंगे, वो आपके स्टाफ को जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली यू विल अर्न योर ब्रेड एंड बटर इन ए गुड वे। नाउ एक चीज़ सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आई एम ए रा पर्सन, अज्ञानी लोगों को आप ज्ञान दीजिए कि अगर MRI मशीन हम खरीद रहे हैं, एंड आई डोंट नो रियल कास्ट, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर वो मशीन, नई मशीन 10 करोड़ रुपए की आती है, तो क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि रीबिल्ट मशीन लगा के हम उतनी ही अच्छी सेवा दे दें और हमारी वो मशीन 5 करोड़ में आ जाए, जिससे फिजिबिलिटी भी बढ़ेगी और काम भी चल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात बोली आपने। देखिए रिफर्ड मशीन हमारे यहाँ पे काफ़ी है और इंडिया में चल रहा है, इंडिया के बाहर भी चलता है, जिसको हम लोग गोल्ड सील बोलते हैं। गोल्ड सील मशीन का कॉस्टिंग 50% से भी कम आता है और इजीली अवेलेबल है।
उसमें कंपनी खुद करता है, कुछ थर्ड पार्टी कंपनी भी करता है, थर्ड पार्टी कंपनी भी सर्विस देता है, कंपनी भी देता है। तो ये एक अच्छा कॉल है, ये आप ले सकते हैं और इसमें आपका नहीं सबके बेनिफिट है। तो एक चीज़ तो ये देखिए, मेरे को भी धन्यवाद दीजिए साथियों, हमने पॉइंट निकाल दिया कि 5 करोड़ रुपए के आसपास अगर मशीनों का क्वांटम 10 करोड़ है, मैं किसी एक पार्टिकुलर मशीन का नाम नहीं ले रहा हूँ, अगर आप अपने प्रोजेक्ट में 10 करोड़ रुपए की मशीन लगाने की सोच रहे हैं तो पैसा बचाइए और 5 करोड़ रुपया लगाइए। 5 करोड़ रुपया का जब आप डेप्ट सर्विस करते हैं तो इट इज़ ए बिग मनी। तो शुरुआत में आपको इस तरह से करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन कास्ट के अंदर भी बहुत कास्ट इफ़ेक्टिव तरीके हो गए हैं कंस्ट्रक्शन के लिए भी, और मैन पावर पे आप जितना मैक्सिमम खर्च कर सकते हैं वो करिए। देखिए कंस्ट्रक्शन में भी आप पैसा बचा सकते हैं। पहले कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कर लीजिए, रॉ बिल्डिंग बनाइए और जितना डिपार्टमेंट आपको चालू करना है उस पर फोकस करिए, उसका इंटीरियर करिए, उसका रूम्स बनाइए, उसका डिज़ाइन करिए। कुछ कुछ जगह आप छोड़ दीजिए, जैसे जैसे पेशेंट बढ़ेगा आप आगे बढ़ते जाइए तो आपकी पैसे बचा रहेगा। कुछ जगह क्या होता है कि नहीं हमको 100% एकदम एक्यूरेट मशीन लगाना, एक्यूरेट इंटीरियर लगाना, सब कुछ करके उसको छोड़ देते हैं, उतना पेशेंट आता नहीं है, वहाँ पे थोड़ा लोड पड़ता है। नहीं, वो पेशेंट तो देखिए वहाँ पे जान का सवाल होता है, और जान का जहाँ पे सवाल होगा वहाँ तो पेशेंट ब्रांड पे जाएगा। अभी आपने हॉस्पिटल खोला, आपका ब्रांड नेम नहीं है, आपके पास जो डॉक्टर है वो उसकी ब्रांड वैल्यू नहीं है। डॉक्टर सभी होते हैं, लेकिन जिसकी ब्रांड वैल्यू होता है तो फ्रेंचाइज दे दे के जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल तमाम तरीके से चलते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं, उनके नाम पे चलते हैं। तो अपने अस्पताल को जब तक आप ब्रांड में कन्वर्ट ना कर लें, इवन उस शहर के अंदर अगर आप ब्रांड में कन्वर्ट ना कर लें, तब तक आप थोड़ा कम पैसा लगा के लगाइए। और ख़ास तौर से सबसे अच्छी बात है कि हर तरीके से सक्षम टीम हमारे अशोक जी के पास है। अशोक जी स्वयं काफ़ी अच्छा बड़ा काम कर रहे हैं, कई सारे अस्पताल को कर रहे हैं। अशोक जी, मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अगर सेवा ही दे रहे हैं तो गवर्नमेंट से परहेज क्यों? आप गवर्नमेंट के साथ भी काम क्यों नहीं करते? नहीं, एक्चुअली देखिए मेरा जो टीम है, हम लोग काफ़ी टाइम से प्राइवेट में काम कर रहे हैं और प्राइवेट में काम करके खुश है, इसलिए हम गवर्नमेंट की तरफ गए ही नहीं है। अब सोच रहे हैं कुछ देखा जाए कि गवर्नमेंट की ओर जाके तो क्या किया जा सके। देश तो आपका है, प्रदेश आपका है, मैं तो आपका उत्तर प्रदेश में स्वागत करता हूँ। आप आइए और हमारा पॉडकास्ट दूर तक पहुँचेगा और उसके हिसाब से हमारे बहुत सेंसिटिव सरकार है, ये सारी बातें सुनी जाएंगी आपकी, और आप प्रपोजल लेके आइए। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स के लिए आप प्रोजेक्ट लेके आइए, आप प्रपोजल लेके आइए, आप कोई प्रेजेंटेशन बनाइए और उस प्रेजेंटेशन को जो है, चाहे आप हमारे कैमरे के माध्यम से या डायरेक्ट आप जो है स्वास्थ्य सचिव से मिलिए, स्वास्थ्य मंत्री से मिलिए और आप अपना प्रपोजल दीजिए। अगर कुछ आप अच्छा कर रहे हैं तो नो हमारी डाउट, देखिए सरकारें नो सुनती डाउट हैं। आपके हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है यूपी में, और एक नया यूपी देख रहा हूँ मैं आज के डेट में, और अच्छा काम हमने काफ़ी काम किया है यूपी में, हर डिस्ट्रिक्ट में काम किया है प्राइवेट में, और अब इच्छा है कुछ सरकार के साथ मिल के काम करने का, देखते हैं कहाँ तक कर सकते हैं। अच्छा, एक प्रपोजल और मैं अपने उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से देना चाहूँगा कि अगर हम लोग कैसे भी करके मैन पावर की अगर कमी है तो ठीक है, नर्सिंग कॉलेज से नर्स आएंगी, मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर्स आएंगे, लेकिन कौशल विकास का क्या आप स्कोप देखते हैं कि एक रा आदमी है जो अनट्रेंड है और थोड़ा कम भी पढ़ा लिखा है, तो कौशल विकास के माध्यम से आप किस फील्ड में उसको करके उसका लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं? देखिए इस तरह का बहुत सारा जगह है, स्कोप है, किया जा सकता है। जैसे कोई कुक है, किसको खाना बनाना है, उसको ट्रेनिंग दिया जा सकता है। कोई सिक्योरिटी गार्ड है, उसको ट्रेनिंग दिया जा सकता है। कोई लॉन्ड्री में धोबी है, इसको भी ट्रेन किया जा सकता है। कोई अच्छा ड्राइवर है, उसको गाड़ी चलाना आता है, उसको भी ट्रेन किया जा सकता है। बहुत सारा ऐसा है जहाँ जहाँ से हम लोग काम कर सकते हैं। जी,
इसमें हम लोगों की भी जिम्मेदारी है, कुछ ट्रस्ट है, सोसाइटी है, एनजीओ, इनको भी आगे आना चाहिए। क्या आपको कैसे लगता लोगों है के कि जो टेक्निकल स्टाफ होता है जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन पे, क्या आप कुछ दिन की ट्रेनिंग दे के किसी लड़के को इस लायक बना सकते हैं कि वो अल्ट्रासाउंड मशीन पे ट्रेंड पर्सनल का असिस्टेंट बन सके? नहीं, देखिए इसके लिए कोर्स करना पड़ता, उसका सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग होने के बाद वो काम कर सकता है। अगर नहीं तो सर्टिफिकेट नहीं है, इसके लिए क्या हम लोग जो है एक छोटा मोटा इंस्टीट्यूट खोल के उद्यम कौशल विकास के माध्यम से क्या हम लोग इस तरह का कर सकते हैं कि 25-50 लोगों को आप जॉब दिला सकते हैं? अगर आप सपोज करिए कि साल के अंदर अगर आप 100-150 लोगों को ट्रेन कर सके तो क्या स्कोप है कि उन 100-150 लोगों को आप जॉब दिला सके? देखिए इसके लिए पहले तो एक क्राइटेरिया है। अगर आप नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे तो उसका एक क्राइटेरिया है, नहीं, नॉट नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज, इंस्टीट्यूट का एक क्राइटेरिया है। नॉट नर्सिंग कॉलेज। हम सर इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम कौशल विकास के माध्यम से सपोज कीजिए कि हमारा 10th पास है या हमारी कैमरा टीम जैसे सामने काम कर रही है, अगर हम किसी लड़के को एक कैमरा टीम के साथ छोड़ते हैं और उसको बेसिक चीज़ें सिखाते हैं तो वो सीख सकता है, और यही प्रोसेस होता है हमारे यहाँ। तो क्या आपके यहाँ कुछ इस तरह की पार्टिकुलर चीज़ों पे आप ट्रेन करके उन लड़कों को रोजी रोटी कमाने लायक बना सकते हैं? देखिए इस पे बहुत ज़्यादा मेरा नॉलेज नहीं है, मैंने इसमें काफ़ी काम किया नहीं है। हेल्थ केयर में जब तक देखिए प्रॉपर सर्टिफिकेशन ना हो और प्रॉपर इंस्टीट्यूट से अगर उसके पास डिग्रीज़ वगैरह नहीं है, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि काम नहीं कर सकता आप पे आके। जी, तो हम लोग इसी नोट पे समाप्त करेंगे। हालांकि नेगेटिव नोट है कि अभी हमने आइडेंटिफाई उन फील्ड्स को नहीं किया है जहाँ पे कम पढ़े लिखे लड़कों को हम ट्रेंड करके एक सर्टेन लेवल तक हम उनको यूज़ कर सके। और रही बात कौशल विकास में, तो सर्टिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत सारी जो है, वहाँ से हमको मिल जाता है एफिलिएशन। तो इस पे हम लोग वर्कआउट करेंगे। मैं अशोक जी से कहूँगा कि जब नेक्स्ट टाइम आए तो इसके बारे में, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इज ए बिग प्रॉब्लम। टेक्निकल स्टाफ तो एम्प्लॉय हो जाता है, हमको ऐसे लोगों को जो 35 साल के हो गए, 40 साल के हो गए और वो बेटर अपना अर्न कर सकें, उनके लिए भी हम लोग चाहेंगे कि कुछ हमारे अशोक सेन जी प्रोग्राम निकाल के लाएं। नेक्स्ट टाइम हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे। और जब आप किसी सर्वे में जाइए तो आप किसी भी हॉस्पिटल को जब आप करने जा रहे हैं तो अपना जो आप सर्वे करते हैं उसके अंदर एक पॉइंट और इंक्लूड करिए कि मैन पावर जो आप यूज़ करने जा रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज जो आप यूज़ करने जा रहे हैं, उसमें उस क्षेत्र की पार्टिकुलर जनता को जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन साहब आप पढ़े लिखे हों या नहीं हो, खाना तो आपको फिर भी खाना है, बिल्कुल, उनका ब्रेड एंड बटर कैसे जनरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट टाइम आप सीरियसली सर्वे करिएगा और नेक्स्ट टाइम हम लोग फोकस करेंगे इसी बात पे। तो दर्शकों, आज अशोक जी की फ़्लाइट है, इनको निकलना है अभी, तो इसलिए आधी अधूरी बात पे हम लोग इस प्रोग्राम को विराम देते हैं। दोबारा फिर मिलेंगे और दोबारा बात होगी हमारे अशोक जी से। नमस्कार, नमस्कार साथियों। धन्यवाद।